हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़े थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो संसदीय समितियां हैं। क्योंकि दोस्तों संसदीय समितियों से प्रश्न हर एग्जाम में एक एक दो दो करके पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत आसान तरीके से आप लोग आज पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, फुल डिटेलिंग के साथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं संसदीय समितियां। संसदीय समितियां दोस्तों, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है संसदीय समितियां, तो मतलब संसद की समितियां होंगी, है कि नहीं। ऐसी समितियां जो संसद जिनका निर्माण करेगी वो संसदीय समितियां हो जाएंगी। मतलब निर्माण क्यों करेगी संसद संसदीय समितियों का? तो संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। मतलब संसद के पास बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग देखते हैं देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तमाम क्रियाविधियां होती हैं, तमाम क्रियाकलाप होते हैं। तो इतने बड़े देश में इतनी सारे कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना कोई आम बात तो होती नहीं। हम लोग घर का खर्चा, हम लोग घर कैसे चलाते हैं, यही नहीं हो पाता, एक घर नहीं मेंटेन हो पाता ढंग से, तो सोचिए देश कैसे चल रहा होगा। तो देश इन्हीं संसदीय समितियों के माध्यम से चल रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। तो जो संसद होती है, संसद अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करती है, ठीक है। अब चूंकि संसदीय समितियां हैं तो उस समिति में सदस्य कौन होंगे? तो संसदीय समितियों के सदस्य जो होते हैं वो सांसद होते हैं। सांसद होते हैं, सांसद और मंत्री में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो संसदीय समितियों में सांसद होते हैं, मतलब समितियां सांसदों से मिलकर के बनती हैं। अब ये किसी विशेष कार्य के संपादन हेतु बनाई जाती हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं? विशेष कार्य के संपादन के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और यह समितियां सदन द्वारा नियुक्त होती हैं। मतलब इनकी नियुक्ति सदन के द्वारा किया जाता है, या सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं, या सदन के द्वारा होगा ये नियुक्त या निर्वाचित, या अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। अब देख दोस्तों, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, इनकी नियुक्तियां सदन कर रहा है या अध्यक्ष या सभापति कर रहे हैं। तो ये समितियां किसके प्रति जवाबदेह होंगी? सदन या अध्यक्ष या सभापति के प्रति होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये समितियां अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं, ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि इनकी नियुक्ति, इनका निर्वाचन ही यही कर रही हैं, है कि नहीं। निर्वाचन या नियुक्त या तो सदन करेगी, या तो लोकसभा करेगी, या तो लोकसभा का अध्यक्ष या तो राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब ये समितियां जो हैं अपनी रिपोर्ट किसको देंगी, अपना प्रतिवेदन किसको देती हैं? तो समितियां अपना प्रतिवेदन सदन को देती हैं। सदन उनको नियुक्त करता है चूंकि, या निर्वाचित करता है तो सदन को देंगी, या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को देंगी। मतलब जो इनकी नियुक्त करेगा उसको ये अपना रिपोर्ट देंगी, उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगी। अगर राज्यसभा का सभापति इनको नियुक्त कर रहा है, इनको नाम निर्देशित कर रहा है, तो ये राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। यदि लोकसभा का अध्यक्ष इनको नाम निर्देशित कर रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, ठीक है। ये चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब संसदीय समितियों को इसीलिए लघु संसद या लघु विधायिका भी कहा जाता है, क्योंकि संसद का समस्त कार्य इन्हीं समितियों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देनी है, इनको इसीलिए लघु संसद या लघु विधायिका भी कहा जाता है। अब संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, ध्यान देना है। एक स्थायी समिति होती है और दूसरी तदर्थ समिति होती है, ठीक। अब स्थायी समिति या तदर्थ समिति होती है तो देख लेते हैं पहले स्थायी समिति क्या होती है। तो स्थायी, नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी प्रकृति कैसी होगी, स्थायी होगी। मतलब इनकी प्रकृति स्थायी होगी, और जाहिर सी बात इसमें कंफ्यूजन होता है, इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है। अब लोग सोचते होंगे, जब हम भी पहले पढ़ते थे तो हमको भी कंफ्यूजन होता था शुरुआत में कि जब प्रत्येक वर्ष गठन होगा तो स्थायी कैसे होंगी ये। इसी मामले में स्थायी है कि इनका गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये स्थायी हो गया, ये स्थायी नियम बना दिया गया है कि इनका गठन प्रत्येक वर्ष होगा, इस मामले में ये स्थायी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक फिलोसॉफिकल लाइन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी नियम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब लोगों का इसमें सिर चकरा जाएगा, परिवर्तन एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन कैसे स्थायी हो गया? तो यहां पर समझिए, इस बात में काफी हमारा जो है लोगों से तर्क वितर्क हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये बात। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी नियम भी है, ठीक है। और यहां पर स्थायी समितियां अपनी प्रकृति में स्थायी होती हैं क्योंकि उनका गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है। इस मामले में वो स्थायी हैं क्योंकि उनका गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, अभी ऊपर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, संसदीय समितियां सांसदों से मिलकर बनती हैं, सांसद और मंत्री में अंतर है। ठीक है, तो कोई भी स्थायी समिति में कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा, सभी सदस्य सांसद ही होंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है, मान लीजिए कोई सदस्य है, कोई सांसद है, उसको मंत्री बना दिया गया, ठीक है, लेकिन वो पहले सदस्य था किसी समिति का, तो उसकी समिति से सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है, तो उसकी समिति से सदस्यता चली जाएगी। ये ध्यान देना है। ठीक है, मतलब समिति के जो सदस्य होंगे वो केवल और केवल सांसद होंगे, ना कि मंत्री होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब इनका कार्यकाल, चूंकि प्रत्येक वर्ष इनका गठन हो रहा है तो कार्यकाल 1 वर्ष होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अभी इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। एक स्थायी समिति होगी। अब तदर्थ समिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तदर्थ समिति क्या होती है? तदर्थ मतलब अस्थायी होता है ये। ठीक, तो ये अस्थायी समितियां होती है, चूंकि तदर्थ का मतलब ही अस्थायी होता है। ठीक है, अब अस्थायी होती हैं तो इनका गठन प्रत्येक वर्ष तो होगा नहीं, है कि नहीं? इनका गठन किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कार्यकाल इसका समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष नहीं होता, इनका कार्यकाल उद्देश्य के पूरा होने तक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख स्थायी समितियां। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख स्थायी समितियां। ठीक है, तो प्रमुख स्थायी समितियां क्या है? तदर्थ समिति में बस इतना ही है, बस तदर्थ समिति में बस इतना ही। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और प्रमुख स्थायी समितियों के भी बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो प्रमुख स्थायी समितियां कुछ विभिन्न प्रकार की होती है, मतलब 4 ही नहीं होती है केवल, और होती है, लेकिन मुख्य 4 यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक वित्तीय समितियां होती हैं, एक विभागीय समितियां होती हैं जिनकी संख्या 24 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और जांच समिति एक होती है, और एक कार्य मंत्रणा समिति होती है। इसके बाद अनेक नियम समिति और अनेक समितियां होती हैं। ठीक है, तो प्रमुख स्थायी समितियां ये 4 होती हैं, हमको ध्यान देना है। और ये जो वित्तीय समितियां हैं, तो प्रमुख वित्तीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते होंगे और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम लोग नाम भी सुने होंगे। लोक लेखा समिति नाम जरूर सुने होंगे, प्राक्कलन समिति नाम सुने होंगे, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति हो सकता है सुने हो भी सकता है कि ना भी सुने हो। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रमों की भी समिति, ये मुख्य 3 वित्तीय समितियां हैं। हमको 3 के बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो पहली वित्तीय समिति है वो लोक लेखा समिति है। अब लोक लेखा समिति में सबसे पहले हमको पढ़ना है इसका गठन कब होता है। तो इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में हुआ, ऐसे ही 1919 के अधिनियम के तहत गठन वर्ष 1921 में हुआ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 73 उधर 74 है, 73-74 एक्ट 73 के तहत वर्ष 74 में हुआ था, और इधर एक्ट 19 के तहत वर्ष 21 में हुआ है। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। अब लोक लेखा समिति में सदस्य, जाहिर सी बात है पूछेगा, तो 22 सदस्य होते हैं। और ध्यान दीजिएगा 22 सदस्य होते हैं तो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, जाहिर सी बात ऊपर पढ़ चुके हैं। और अगर कोई सदस्य इसका मंत्री चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता टाइफिस हो जाती है कि नहीं? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, संसद से नहीं उस समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पता चला क्वेश्चन में मिल गया कि अगर किसी समिति का कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है तो उसकी संसद से सदस्यता चली जाती है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, उसकी समिति से सदस्यता चली जाएगी जिस समिति का वो सदस्य रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सदस्यों का चुनाव दोस्तों संसद द्वारा किया जाता है, जाहिर सी बात है संसद द्वारा किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। अच्छा, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति का जो गठन होता है, सदस्यों का चुनाव होता है, किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि इसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं और इसमें राज्यसभा के भी सदस्य हैं, तो दोनों के सदस्य हैं, लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के भी हैं, तो इसीलिए संसद के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए इसका जो संसद द्वारा गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाता है, क्योंकि स्थायी समिति है ये। ठीक, ये हो गया। अब किस रूप में किया जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप का एक हम लोग पढ़ते हैं नियम, कौन सा? अप्रत्यक्ष प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये पूरी लाइन हमको ऐसे के ऐसे याद होनी चाहिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और अगर कोई यहां से पूछ ले कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों आवश्यक है, तो ध्यान दीजिएगा
ताकि सभी दलों को समान जगह मिल जाए, ताकि सभी दलों को समान प्रतिनिधित्व मिले। यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व का बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं राज्यसभा से सदस्य राज्यों से जाते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं राज्यों से जाते हैं। उत्तर प्रदेश से मान लीजिए सबसे ज्यादा 31 सदस्य जाते हैं, ठीक है। अब 31 सदस्य में 31 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अब राज्य की विधानसभा उत्तर प्रदेश की मान लीजिए 400 सीटें हैं। अब उस 400 सीटों में कुछ सीटें भाजपा की होंगी, कुछ सीटें बसपा की होंगी, कुछ सीटें सपा की होंगी, कुछ सीटें कांग्रेस की होंगी, ये सब होंगे। अब मान लेते हैं कि इनको जिस जिस सीटों इन सभी पार्टियों को जिस जिस अनुपात में सीटें मिली होंगी चुनाव में, उसी अनुपात में ये अपनी सीटें राज्यसभा में भेजेंगी। मतलब मान लेते हैं इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा को 400 में से 400 विधानसभा में से 200 सीटें मिली, तो 200 मतलब आधी सीट मिली, तो 31 में से ये आधे सदस्य भेजेंगे, मतलब 15, 15.5, 16 भेजेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा इसीलिए, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ठीक है, हो गया। अध्यक्ष इनका कौन होता है? अब लोक लेखा समिति का गठन तो संसद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, क्योंकि लोकसभा से इसमें 15 सदस्य हैं, तो लोकसभा के ज्यादा सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य ज्यादा हैं, इसीलिए लोकसभा इनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा इसका? ध्यान दीजिएगा, 15 सदस्य राज्यसभा से हैं, 7 सदस्य लोकसभा से हैं, तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो इन 15 सदस्यों में से कोई होगा। अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से होता है, लेकिन यह ध्यान देना है कि 1967 से परंपरा है कि अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही होगा, ठीक है, यह ध्यान देना, अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही होगा। और 1967 से परंपरा है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष विपक्षी दल का होगा, यह संविधान में वर्णित है? नहीं वर्णित है, परंपरा से है, ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है। लोक लेखा समिति का एक कार्य हम लोग देख लेते हैं, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं ना, अनुच्छेद 148 से 151, ये जो रिपोर्ट, ये जो जांच करते हैं राज्य की वित्त लेखाओं की और केंद्र के वित्त लेखाओं की जांच करते हैं, जांच के बाद ये जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसको संसद में प्रस्तुत करवाता है, वहां से जाती है लोक लेखा समिति के पास, फिर लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है। और इसीलिए कैग को, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कैग जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होती है, ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। अभी यहां देख चुके, तो राष्ट्रपति को कितने प्रतिवेदन सौंपती है? मतलब 3 रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपती है। कौन कौन सी? एक वीवीएस मतलब वीवीएस लक्ष्मण हो गई है कि नहीं, विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा पर और सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपती है, और फिर राष्ट्रपति इसको संसद में प्रस्तुत करवाते हैं, फिर वहां से लोक लेखा समिति के पास जाती है, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। इसीलिए लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार किसको कहा जाता है? कैग को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब लोक लेखा समिति का एक कार्य और देखते हैं, ये जो अपव्यय होते हैं, जो खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, जो क्षति नुकसान हुआ होता है, या भ्रष्टाचार या अक्षमता या निरर्थक जो खर्चे होते हैं, उसके मामले सामने लाती है, मतलब जांच करती है और बताती है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ फालतू का खर्च हुआ है, यहाँ क्षति नुकसान हुआ है, ये सब मामले सामने लाती है, ठीक है। लेकिन इस समिति के पास विभागों द्वारा जो किए जाने वाले खर्च हैं, उन पर रोक की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये खर्चों में रुकावट भी पैदा कर सकती, खर्चों में कमी कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अनुशंसा कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जांच कर सकती हैं, बस। खर्चा हो गया है, खर्चा होने के बाद ये जांच करेंगी, ठीक है। इसका मतलब खर्चे को कम करने की इनके पास कोई शक्ति है ही नहीं, है कि नहीं, ये तो वहीं से बता रहा है, खुद बता रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का लोक लेखा समिति। अब हम लोग देखते हैं प्राक्कलन समिति, दूसरी इंपॉर्टेंट समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राक्कलन समिति। जैसे लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ था, प्राक्कलन समिति का गठन दोस्तों 1950 में होता है, और इसकी सिफारिश करते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। जॉन मथाई के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे तो जाके जरूर वीडियो देखिएगा, पुरानी पॉलिटी के शुरू से लेके। जॉन मथाई जो होते हैं दोस्तों, ये अंतरिम जो मंत्रिमंडल होती है, स्वतंत्रता के पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल होती है, उसमें
उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनके पास होता है, मतलब उद्योग और आपूर्ति मंत्री होते हैं। और उसके बाद जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित होता है तो उसमें ये रेलवे और परिवहन मंत्रालय इनके पास होता है, मतलब रेलवे और परिवहन मंत्री होते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। अब जॉन मथाई का ये हो गया। अब प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और पूछा जाता है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति ही होती है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसीलिए इसको सबसे बड़ी समिति भी कही जाती है दोस्तों, ठीक है। अब 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होंगे तो जाहिर सी बात है राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होगा, ठीक। और ये तो सर्व सत्य सिद्ध है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य हो ही नहीं सकता और जो सदस्य मंत्री चुन लिया जाएगा वो उसकी सदस्यता समिति से समाप्त हो जाएगी, संसद से नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वो मंत्री चुन लिया जाता है, ठीक है। और इनका चुनाव चूंकि प्रतिवर्ष होता है, जो प्रतिवर्ष होगा तो कार्यकाल इनका 1 वर्ष होगा और इनके चुनाव की विधि क्या है, वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। क्यों है ये? क्योंकि सभी दलों को बराबर अनुपात में सीटें वहां पर, सदस्यता वहां पर मिल जाए, इसीलिए, ठीक है। ये चीज हो गई। तो प्राक्कलन समिति का ये हो गया। अब प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जाहिर सी बात है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा, क्योंकि 30 सदस्य सभी लोकसभा से हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा। और लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जा रहा था, लेकिन लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता था वो विपक्षी दल का होता था। परंतु दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी पार्टी का होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसका कार्य हम लोग देख लेते हैं, कुछ कार्य हैं। कार्य क्या होता है? बजट के सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना। जो बजट में जो आकलन दिए होते हैं, बजट में जो चीजें व्यवस्थित होती हैं, उन पर क्या खर्च हुआ है, उन पर कितना खर्च हुआ है, उन पर खर्च अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, तो उसकी जांच करती हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव दे सकती है। लोक लेखा समिति की तरह खर्चों में कमी करने का कोई प्रावधान नहीं है, खर्चों में कमी करने की इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जांच करती हैं, मतलब खर्च हो गया तब जांच करेंगी, तो इसका मतलब खर्च को कमी करने की शक्ति तो है ही नहीं, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक। तो लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरी जो वित्तीय समिति है, वो सार्वजनिक लोक उपक्रमों की स्थायी समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ, जैसे प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर हुआ, वैसे ही सार्वजनिक लोक उपक्रम का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति के माध्यम से होता है। मतलब कृष्ण मेनन समिति इसकी सिफारिश करते हैं, अनुशंसा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, वैसे ही इसमें भी 22 सदस्य होते हैं और ठीक 15 और 7 क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है और कार्यकाल इनका 1 वर्ष होगा। सेम प्रोसेस सबका चला आ रहा है। और नियुक्त करने की विधि क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्यों? ताकि सभी दलों को समान सदस्यता मिल सके, ठीक है। अब इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है और लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है, ध्यान देना है। और राज्यसभा का सदस्य इस समिति का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है, ये ध्यान देना है। मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होगा, 1967 से परंपरा है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का होगा, लेकिन सार्वजनिक उद्यमों की ये जो समिति है उसका जो सदस्य होगा वो हमेशा लोकसभा से ही नियुक्त किया जाएगा, ना कि राज्यसभा से होगा, ठीक है। ये चीजें अंतर हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इनके कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो चूंकि सार्वजनिक उद्यम की समिति है तो सार्वजनिक उद्यमों या सरकारी उद्यम के जो प्रतिवेदन और लेखाएं होती हैं उनकी ये जांच करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक उद्यम पर कैग भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मतलब कैग जो अपनी अनुशंसा करती, मतलब कैग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोक लेखा समिति भी उस पर जांच करती है और सार्वजनिक उद्यमों की समिति भी उस पर जांच करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
तो ये हो गया सार्वजनिक उद्यमों की प्रकृति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति, तीन प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। हम लोगों ने तीन प्रमुख वित्तीय समितियां पढ़ ली। अब हम लोगों की बारी आती है विभागीय स्थायी समिति की। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 होती है और इसका गठन 1993 में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। अब इसमें 24 सदस्य होते हैं तो 2:1 का रेशियो होता है, मतलब 16 समितियां और 8 समितियों में विभक्त हो जाती हैं। ये 16 समितियां दोस्तों होती हैं लोकसभा के अंतर्गत और 8 समितियां होती हैं राज्यसभा के अंतर्गत, ठीक है। ये ध्यान देना है हम लोगों को, ये पढ़ना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो 24 समितियां होती हैं, मतलब प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 31 होती है। मतलब अगर 24 गुणे 31 कर देते हैं तो टोटल विभागीय स्थायी समितियों में हमको सदस्यों की संख्या पता चल जाता है। और ये ध्यान देना है कि लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। मतलब ये जो 31 हैं, 31 में 21 और 10 हो गए दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 24 टोटल समितियां, 24 में प्रत्येक समिति में 31 और उस 31 में 21 और 10 का हिसाब किताब होता है, ठीक, ध्यान देना है। और 21 सदस्य ये जो लोकसभा से होंगे, तो लोकसभा से होंगे तो जाहिर सी बात है इनका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। और जो ये 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, जाहिर सी बात है इनका चुनाव राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि 31 सदस्य होते हैं, 31 सदस्यों में 21 और 10 होते हैं, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, कार्य ये देख लेते, संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में इनकी विशेष महत्व होता है और ये विशेषता वित्तीय दायित्व के संबंध में अपना कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो संसद के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बजट पर सार्थक चर्चा करवाने में ये सहायक होती है। जो बजट होती है, अब हम लोग पढ़े थे, जब बजट वाला पढ़ रहे थे तो जब बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, प्रस्तुतिकरण के बाद क्या होता है, उस पर सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा उद्देश्य और उसके शीर्षक पर, ठीक है। उद्देश्य और शीर्षक के चर्चा के बाद वो जाता है विभागीय समितियों के पास। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े नहीं होंगे तो जरूर जाके पढ़िएगा दोस्तों। विभागीय समितियों के पास जाता है। विभागीय समितियां 3 से 4 सप्ताह का समय लेती हैं, पूरा विचार विमर्श करती हैं उस पर। वही बजट पर अधिक सार्थक चर्चा कराने में तो सहायक होती हैं। हर चीज दोस्तों कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से। हमारे साथ पढ़ेंगे दोस्तों तो पूरा सब्जेक्ट, पूरा जीएस आपका हम लिंक करेंगे। जीएस के अतिरिक्त कोई भी चीज होगी वो भी लिंक कराएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट हमारा लगाए होंगे या जो है पहले से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 24 स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आ जाते हैं, क्योंकि 24 समितियां होती हैं ना। 24 समितियों में लगभग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय आ जाते हैं और लगभग सभी विभाग भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है, ध्यान देना है। इस समिति की प्रमुख विशेषता यह है, ये बजट पर अधिक सार्थक चर्चा करने में सहायक होती है, क्योंकि बजट के पास होने के प्रमुख चरण में 6 चरण होते हैं। उन 6ठे चरण में जो तीसरा चरण था विभागीय स्थायी समितियों का चरण था वो, ठीक है, तो वहां भी पढ़ चुके थे, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियम समिति एक आती है। नियम समिति में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नियम समिति है तो सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन का सुझाव देती है। जो सदन की कार्यवाही के नियम होते हैं, हम लोग देखते हैं ना 177, 377 नहीं है, ये ऐसे सब जो नियम होते हैं, गिलोटिन होता है, कंगारू समापन होता है, ये जो संसद की कार्यवाही के नियम होते हैं उन नियमों में संशोधन का सुझाव देती हैं और सदन की कार्य पद्धति और संचालन से संबंधित मामलों पर भी ये विचार करती हैं। किसके लिए? नियम समिति किसके? तो सदन के लिए करती हैं। और सदन के लिए तो संसद में 2 सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा, मतलब 2 समितियां होती हैं, एक लोकसभा की नियम समिति और एक राज्यसभा की नियम समिति। और लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ राज्यसभा में सदस्य ज्यादा हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा हम गलत लिखे हैं। लोकसभा समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा समिति में 16 सदस्य। और जब लोकसभा की नियम समिति है तो उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसको, और राज्यसभा के जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो नियम समिति होगी, नियम समिति में जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन अभी ऊपर जितनी समितियां हम लोग देख चुके उसमें लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति नहीं होता था, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। नियम समिति में अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष
और राज्यसभा की नियम समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, अब आता है अगला कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति नाम से ही पता चल रहा है, ये दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित समिति है। कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, कार्यभार के क्रियान्वयन के लिए दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित एक स्थायी समिति है। कैसी समिति? स्थायी समिति के सारे नियम अब फॉलो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, ध्यान देना है। और संसद के दोनों सदनों की अलग अलग होती है। जैसे लोकसभा की नियम समिति थी, वैसे लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, जैसे राज्यसभा की नियम समिति, वैसे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, उसमें नियम समिति में लोकसभा से 15 सदस्य थे, कार्य मंत्रणा समिति में भी लोकसभा से 15 सदस्य होंगे, लेकिन नियम समिति में 16 सदस्य थे और कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और जाहिर सी बात है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति है तो इसके पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति है तो राज्यसभा के सभापति उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो अब ये चूंकि लोकसभा की समिति है, राज्यसभा की समिति है, तो उसके सदस्य और उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लोकसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधेयक और अन्य कार्यों के लिए समय निर्धारण का कार्य करती है कार्य मंत्रणा समिति। दैनिक क्रियाकलाप तो समय रिलेट है सबसे। ठीक है, ध्यान देना, नाम में ही सब कुछ है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो सरकार के द्वारा जो सदन के समक्ष विधेयक लाए जाते हैं या अन्य कार्य के लिए प्रस्ताव लाए जाते हैं, उनके लिए समय का निर्धारण कौन करती है? यही करती है। तभी तो दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित समिति हो गई, क्योंकि समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी कार्य मंत्रणा समिति। इस तरीके से हम लोग पूरी समितियां पढ़ लिए, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, विभागीय स्थायी समितियां पढ़ लिए, प्राक्कलन समिति पढ़ ली, सार्वजनिक लोक उपक्रमों की समिति पढ़ ली, है कि नहीं? और ये हो गई प्राक्कलन समिति हो गई, फिर लोक लेखा समिति हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रमुख स्थायी समितियां, तदर्थ समिति में बस इतना ही है दोस्तों। ठीक, ध्यान देना है। और पूरी स्थायी समितियां, पूरी संसदीय समितियां हम लोगों ने पढ़ डाली। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया ही होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो जाहिर सी बात है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।